नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 15 दाज्यू और इस विधा का प्रकार है कहानी और इसके लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा जो उत्तरांचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है अलिया वहाँ पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन में चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कहानी दाज्यू जो बाल श्रमिक पर लिखी गई एक कहानी है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, यानी कि उसका बोर्ड बहुत बड़ा है और कैफ़े है वो बहुत छोटा है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसली हुई पानी की बूंद सी फुर्ती। आंखों में चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। अर्ध चली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी यानी अकेलेपन का अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत यानी इसके विरुद्ध कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच चंद्रोमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन यानी कि पराया। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास यानी कि अपने आप ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कॉफ़ी होटल। तभी वह आया और कहा, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट छाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता यानी खालीपन उन्हें अनुभव हो रहा है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू ने पूछा। मदन ने कहा, पहाड़ का हूँ बाबूजी। जगदीश बाबू ने कहा, पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा यानी के अनोखे नाम के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा।
फिर भी नाम तो कुछ होगा, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो डोट्या लागो, यह संकुचाता हुआ सा वो बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, यानी कि उनके चेहरे पर अपनापन दिखाई देने लगा। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसा प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर क्या था? अतीत का गांव, ऊंची पहाड़ी, नदी, ईजा यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में ईजा यानी माँ को कहते हैं, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन थी, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी छाया निकट आई तो वह थी दाजू यानी कि बड़े भाई की। वो सोचने लगा, ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली नहीं, दाजू, हाँ ये मेरे दाजू के समान है। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की जो अजनबीपन की खाई थी वो दूर हो गई। केवल टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी यू यानी कि हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ चाहिए, पानी लाओ? लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी अकेलापन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू कहता। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। जब मदन ने कहा, दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का यह मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, यानी कि लाल हो गया उनका चेहरा। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईसा की गोद से, यानी कि माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, यानी कि सही निर्णय होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। ये सब होने के बाद भी मदन पहले की तरह वापस से काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर ना मुस्कुराहट थी, ना ही उसे ने कहा, क्या लाऊं दाजू? स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो, एक दूसरे को जानते न हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के?
हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी ही रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी, यानी पुरानी यादें सामने आ गई। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस कहानी में मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़े भाई समझने लगता है, वह किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात करता है, उसका मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है।